हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बॉडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सीटेट दिसंबर 2021 का तो वैकेंसी निकल गया है। बहुत कोई ने अप्लाई भी कर लिए है। जो नहीं किए हैं वो लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का हाथ में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि इस बार सिर्फ 3 महीना टाइम है हाथ में। 3 महीना में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है और एग्ज़ाम भी देना है। ठीक है, तो आइए सीडीपी के सिलेबस के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। हम लोगों को तो पता है सीडीपी में भी हम लोगों का 30 नंबर रहता है सीडीपी में। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज तो पेडागोगी में तो 15-15 करके सब में है। तो ऐसे तो हम लोगों का सीडीपी का बोला जाए तो 90 मार्क्स होता है, लेकिन इसमें सिर्फ 30 है। ये जो सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें सिर्फ 30 है। ठीक है, चलिए पहला नंबर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा बोले तो विकास कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, और अधिगम में विकास का क्या योगदान है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब हम लोग टॉपिक वाइज डील करेंगे, टॉपिक वाइज आपका मतलब क्लास लिया जाएगा, तब विकास के बारे में और विकास में अधिगम का क्या संबंध है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास मतलब बच्चों का जो विकास होता है उसका सिद्धांत। उसका सिद्धांत कहाँ से आया? बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने उसका सिद्धांत दिए हैं। बाल विकास का सिद्धांत जैसे कि स्किनर ने दिए हैं, वाइगोटस्की दिए हैं, कोहलबर्ग दिए हैं। ये सब मनोवैज्ञानिक है जो बालक के विकास के सिद्धांत के बारे में अपना वक्तव्य रखे हैं, अपना बात रखे हैं और उनका शोध करके इसका सिद्धांत वो लोग प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर, आनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता हमारे पूर्वजों से आते हैं और वातावरण हमारा आसपास के परिवेश का वातावरण, वहाँ पे किस प्रकार से लोग बात करते हैं, रहन सहन कैसे रहते हैं, कैसे पहनते हैं, वो क्या है, मेरा वातावरण है, परिवेश है। उसका प्रभाव बच्चों में भी आ जाते हैं। देखिएगा, जिस परिवार में मम्मी पापा दादा दादी सब शिक्षित है, उस परिवार के बच्चे लोग भी शिक्षित होते हैं, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मतलब उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। वो लोग देख के सीख जाते हैं कि मम्मी पापा ऐसे बात करते हैं, दादा दादी ऐसे बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो उसी तरह से परिवेश का प्रभाव भी बच्चों के ऊपर, बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, चलिए समाजीकरण की प्रक्रिया। समाज जैसे परिवेश है उसी तरह समाज है। ठीक है, परिवेश क्या है, हमारे आसपास पड़ोस में परिवेश रहता है, उसमें समाज भी रहता है, लेकिन समाज पूरा हम लोग का मतलब घर के अगल बगल क्षेत्र, आसपास परिवेश, देश, सब समाज के अंदर आते हैं। ठीक है, समाज में क्या घटित हो रहा है, समाज का कैसा रहन सहन है, समाज में किस तरह से हमको जीवन यापित करना है, ये सब समाज का ही समाजीकरण की प्रक्रिया के अंदर ही आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग का 5वां नंबर है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोटस्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग सीटेट के लिए विशेषकर। ठीक है, तो इसमें से लगभग आपका 3-4 क्वेश्चन बन ही जाएगा 30 में से। ठीक है, तो ये टॉपिक बोले तो एक बार की बोले तो VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ठीक से तो करना ही है। आप टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। इसका पूरा नोट्स, PDF और क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, किस तरह से क्वेश्चन बनता है, किस तरह से क्वेश्चन हम लोगों का प्रीवियस ईयर में आए हैं, सब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए।
ये 7543885729 जो व्हाट्सएप नंबर है, इसमें टेट या सीटेट कुछ भी लिख के आप मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। चलिए अब आते हैं बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित, बालक को केंद्रित मान के मतलब किस प्रकार प्रगति होता है, बालक का जो प्रगति होता है उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। बालक किस तरह से शिक्षित क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ाया जाए तो वह आगे जाकर एक सफल विद्यार्थी, सफल नागरिक और देश के लिए एक सफल व्यक्ति बन सके, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा हो गया हम लोग का। अब आते हैं बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि निर्माण का मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं, जो जब हम टॉपिक में जाएंगे तब अच्छे से आप लोग समझ पाइएगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बहुआयामी बुद्धि, वही बुद्धि का आयाम होते हैं बहुत से, ठीक है। किस तरह से बुद्धि का विकास होता है, किस तरह से बुद्धि विस्तार होते हैं, किस तरह से बुद्धि का मतलब शोषण किया जाता है, सब कुछ A to Z, नेगेटिव पॉजिटिव सब इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग 8 नंबर में भाषा और विचार। भाषा और विचार। भाषा तो हम लोग ऐसे तो जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा और विचार। भाषा एक बच्चे के लिए मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मातृभाषा, ठीक है। बच्चे को किसी भी अलग भाषा में शिक्षा दी जाए, सबसे पहले मातृभाषा में ही शुरू करना पड़ेगा। आप किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे तो किस तरह से डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ाना शुरू कीजिएगा, नहीं ना। आपको मातृभाषा को केंद्रित मान के आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। आप इंग्लिश में कोई वर्ड बोलेंगे, मान लीजिए आप एलिफेंट बोले, एलिफेंट को उसके मातृभाषा मतलब अगर उसका मातृभाषा बंगाली है तो उसको पहले समझाना है ये हाथी है बच्चों, उसके बाद हाथी को ही एलिफेंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से समझाना पड़ता है। चलिए अब आते हैं भाषा और विचार हो गया। अब समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज के निर्माण में लैंगिक का क्या मुद्दा है, क्या उसका कार्य है, क्या उसका विशेषता है, ये सब इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नता, सबका व्यक्तिगत विभिन्नताएं सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सबका रुचि, सबका आदत, सबका परिवेश, सबका ड्रेस, वेशभूषा कुछ समान नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में आपका कुछ चीज़ मिल जाए लेकिन हर क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। मान लीजिए किसी का येलो कलर पसंद है, मेरा भी येलो कलर पसंद है। ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में कलर में सेम है तो कि हर क्षेत्र में खाना भी सेम होगा, खाना वो जैसे खाते वो भी हम भी खाते, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ सबका डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है। चलिए व्यक्तिगत भिन्नता हो गया। हम लोग का अभिरुचि और रुचि, ये भी उसी तरह का है। सबका रुचि, सबका अभिरुचि अलग होता है। किसी का डांस सीखने में रुचि होता है, किसी का संगीत सीखने में, किसी को कविता पढ़ने में रुचि होता है तो किसी को कविता लिखने में, ठीक है। तो चलिए रुचि अभिरुचि हो गया। अब अभिक्षमता आते हैं। अभिक्षमता, अपने अंदर जो क्षमता है, अपने अंदर जो कैपेसिटी है, उसी के बारे में, अभिक्षमता के बारे में डिस्कस किए हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो जब हम इस टॉपिक में जाएंगे तब आपको अच्छे से डील कर दिया जाएगा, अच्छे से आपको समझाया जाएगा, अच्छे से आपका मेंटल में, माइंड में आपको अच्छे से घुसा दिया जाएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आपका एकदम पेपर पार हो जाएगा, सीटेट पार हो जाएगा। टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ जुड़े रहना है स्टडी बॉडीज़ के साथ। स्टडी बॉडीज़ आपके साथ है, आप लोग भी स्टडी बॉडीज़ के साथ रहिए। आपका सीटेट 120+ नंबर आएगा, ठीक है। चलिए शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास एवं मानसिक विकास। शारीरिक विकास बोले तो हमारे शरीर में जो ग्रोथ होता है, हाइट, वेट, मोटापा, ये सब शारीरिक विकास में आता है, ठीक है। अब क्रियात्मक विकास, क्रिया हमारे कार्य करने की जो मतलब क्या है, कार्य करने की जो आदत होती है, स्टाइल होते हैं, वो भी अलग अलग बच्चे में अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा खेलने में ज़्यादा रुचि लेते हैं तो कोई बच्चा एक जगह निझूम होकर बैठने में, ठीक है। वो क्रियात्मक, सबका क्रिया किस तरह का होता है, छोटे बच्चे का क्रिया किस तरह होता है। जब छोटा बच्चा रहता है, जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो अपना ज्ञानेंद्रियों से समझते हैं,
उसका आँख कान मुंह इससे वो लोग पता करते हैं, छू के देखते हैं, कोई लाल चीज़ देखेगा तो छूने जाएंगे, इसका मतलब उसका क्रियानात्मक विकास ही है, ठीक है। वो दिन के दिन क्रिया करते हैं। कभी छोटे बच्चे जब होते हैं सब सिर्फ देखते रहते हैं इधर उधर, थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो उसी को छूना चाहते हैं, और थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो खिलौनों को लाना चाहते हैं। किसी बेडशीट में मतलब लेटे हुए हैं तो बेडशीट को खींच के खिलौना को अपने सामने ले आते हैं। इसी तरह क्रियात्मक विकास, बच्चों में क्रिया मतलब किस दर से किस अनुपात में वृद्धि होता है, किस एज में वृद्धि होता है, किस तरह से वृद्धि होता है, इसी के बारे में क्रियात्मक विकास में हम लोग पढ़ेंगे। एवं मानसिक विकास, मानसिक विकास, सभी बच्चे का मानसिक विकास भी किस दर से होता है, किस मतलब एज में कितना मानसिक विकास होता है, किस एज में कितना वाट अपने अंदर स्टॉक कर सकते हैं, ये सब है मानसिक विकास, ठीक है। जब इस टॉपिक में आएंगे ना तब इसको अच्छे से डील करके अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एकदम बहुत सरल, बहुत सहज तरीके से आपका नोट्स रेडी किया हुआ है, आप एकदम देखिएगा तब आपको समझ में खुद आ जाएगा कैसा है कैसा नहीं है, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन। मान लीजिए आप एग्ज़ाम, आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, तो आप उनका एग्ज़ाम लिए, ठीक है। एग्ज़ाम लेने के बाद आप तो आकलन करेंगे और उसका मूल्यांकन भी करेंगे, ठीक ना। तो आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? आकलन मतलब किसी क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन में कितना शुद्धता है उसको नोटिस करना, ठीक है। उसके बाद उसका मूल्यांकन करना। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन दिए है, उसका आप लिखे हैं 50 शब्दों में उसका आंसर दीजिए, ठीक है। बच्चे ने उसी क्वेश्चन का 30 शब्दों में आंसर दिए है, क्वेश्चन में 5 नंबर है, उसका आकलन किए कि आप उसमें वो बच्चे उसमें 30 वर्ड उसमें लिखे हैं और आप लिखने बोले 50, तो उसका तो नंबर तो नहीं काट दीजिएगा ना, एकदम 0 तो नहीं दीजिएगा, कुछ तो लिखे है तो उसको कुछ देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपका 5 नंबर है, आप उसको 3 नंबर दिए, 2 काट दिए, मतलब यही है आकलन और मूल्यांकन, आकलन करना और मूल्यांकन करना उसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग उपलब्धि का आकलन एवं प्रश्न के निर्माण की तकनीक। उपलब्धि के आकलन, बच्चे कितना उपलब्ध किए हैं, कितना मतलब अपने अंदर स्टॉक कर पाए हैं, जो पढ़ाया गया है, जो मतलब टॉपिक क्लास में पढ़ाए हैं उसका कितना वो लोग अपने अंदर रख सके हैं, कितना अंदर मतलब अपने माइंड में कितना स्टॉक कर सके हैं, उसको ही आकलन करना और उसी के अनुसार प्रश्न का निर्माण करना। ऐसा नहीं कि बच्चे लोग कुछ समझ नहीं पाए, मान लीजिए बच्चे 3 क्लास के हैं, आप 5 क्लास के बेस में क्वेश्चन बना दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको आकलन करना है और प्रश्न का निर्माण करना। प्रश्न का निर्माण एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये प्रश्न का निर्माण। आप जब भी टीचर बनेंगे तो आपको प्रश्न का तो निर्माण करना ही है, प्रश्न सीट बनाना है, एग्ज़ाम लेना है, आप ही को बनाना है, ठीक है। तो किस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे, कितना क्वेश्चन होगा, किस क्वेश्चन का कितना नंबर होगा, किस नंबर किस हिसाब से रखिएगा, किस हिसाब से जोड़िएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब इस टॉपिक में आएंगे तब आपको पूरा क्वेश्चन बनाने के तकनीक, मूल्यांकन के तरीके और आकलन करने का तरीका सब आपको पूरे तरह से यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उपलब्धि का आकलन एवं प्रश्न के निर्माण के तकनीक ये हम लोग का हो गया। अब आते हैं समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत मतलब समावेश मतलब हर प्रकार के बच्चे का समान तरीके से शिक्षा देना, ठीक है। जैसे बोले तो कोई विकलांग स्टूडेंट है तो उसको क्या अलग रखिएगा, नहीं, उसको साथ बिठा के शिक्षा देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है, उससे साइड में बिठा देना है, ऐसा नहीं है। आपको साथ लेके चलना है, उसको भी साथ लेना है और एक अच्छे मेंटलिटी वाला बच्चा है उसको भी साथ रखना है और जो IQ जिसका कम है उसको भी साथ लेके जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसका IQ ज़्यादा है उसको पढ़ा दिए, वो समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चल गए, ऐसा नहीं है। सबको साथ लेके जाना है। जो आपके लिए मेंटली जिसका मतलब IQ जिसका अधिक है और जिसका IQ कम है, दोनों को साथ लेके आपको चलना है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक को अलग कर दिए, ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए
समावेशी शिक्षा का सिद्धांत हो गया। अब विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालक, विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालक, बहुत से बच्चे बहुत से पृष्ठभूमि से वंचित रहते। पृष्ठभूमि बोले तो बहुत से मतलब फैसिलिटी से वंचित रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, सबको समान फैसिलिटी देना है, सबको समान व्यवहार करना है, सबके साथ सबको समान तरीके से पढ़ाना है। आपके लिए फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच का बच्चा सब समान है, ठीक है। टीचर का यही एक गुण है, आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालक। अब आते हैं पिछड़े, विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक। बहुत से बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, जैसे बोले ना IQ जिसका कम होता है, तो उसको भी आपको साथ लेके चलना। ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है, ठीक है। तो जो बच्चे पिछड़े और विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक है उसको भी साथ लेके जाना है, आपको उसको अलग नहीं करना है। और कैसे पिछड़े मतलब विकलांग बालक होते हैं, कैसे वो लोग पिछड़ जाते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में अच्छे से पूरे तरीके से आपको मतलब पूरे इजी तरीके से आपको दिया हुआ है, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं 19, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बच्चे वो होता है जिसका IQ 120 होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो जिसका मतलब जो मेंटली प्रेशर को झेल सकते हैं, जिसका याद रखने का मतलब कैपेसिटी होता है वो अधिक होता है, जो पढ़ाई को अच्छे से मतलब अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो लोग प्रतिभाशाली कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सृजनात्मक तथा विशेष आवश्यकता वाले। सृजनात्मक, जो सृजन करते हैं, जो किसी चीज़ को जल्दी ही अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं। सर कुछ बोले उसको बात को अपने माइंड में रख लिए, अपने मन में बिठा लिए, हाँ सर वो वाला बात बोले हैं, ठीक है। वो है सृजनात्मक बालक, ठीक है। अब विशेष आवश्यकता वाले बालक, विशेष आवश्यकता वाले मतलब डिसेबल्ड चाइल्ड, जो मतलब जो शारीरिक रूप से जिसका पैर नहीं है, जिसका ठीक से चल नहीं सकते, जिसका हाथ में कुछ फ्रैक्चर है, इसी तरह का जो प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक हो गया, विशेष आवश्यकता वाले बालक में आते हैं वो सब, ठीक है। तो विशेष आवश्यकता बालकों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से उसके साथ मतलब व्यवहार करना है, सब कुछ इस टॉपिक में दिया गया है, ठीक है। चलिए, अधिगम और शिक्षा शास्त्र। अधिगम और शिक्षा शास्त्र। अधिगम मतलब CDP में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है उसमें अधिगम और शिक्षा शास्त्र। अधिगम मतलब लर्निंग और पेडागोजी, ठीक है। और बच्चे का सोचना एवं सीखना, इसमें आते हैं बच्चे का सोचना एवं सीखना। बच्चे किस तरह से सोचते हैं, बच्चे किस आधार से सीखते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक में डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए, अब शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण करके किस तरह से अधिगम करना है, किस तरह से लर्निंग करना है। शिक्षण जैसे कि हम पढ़ाएंगे, बच्चे किस तरह से अपने अंदर ग्रहण करेंगे, ठीक है। ये भी एक तरीका है, एक तरीके से एक प्रोसेस से होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा दिए, कुछ भी बोर्ड में लिखा दिए चले, ऐसा नहीं होता है। वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक मेथड से होता है, ठीक है। तो उसी तरह है शिक्षण और अधिगम। शिक्षण किस तरह से शिक्षण दिया जाए कि बच्चे अपने अंदर लर्निंग कर सके, अच्छे तरह से समझ सके, इसके बारे में शिक्षण और अधिगम में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बच्चे एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अनावेशक के रूप में, एक बच्चा ही है जो समस्या का समाधान करते हैं और समस्या का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट भी करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्व भी वही लोग करते हैं, ठीक है। बच्चे लोग ही हर क्षेत्र में, हर पढ़ाई के क्षेत्र में क्वेश्चन का निर्माण वही लोग करते हैं और वही लोग ही अपने से आंसर का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। शिक्षक सिर्फ एक मार्ग है, एक रास्ता दिखाने का एक मार्ग है, ठीक है। और बच्चे अपना भविष्य खुद गढ़ता है, खुद अपने अंदर, उनके अंदर कैपेसिटी होते हैं, सिर्फ शिक्षक लोग उसका मार्ग प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक अनावेशक के रूप में, वैज्ञानिक अनावेशक मतलब वैज्ञानिक जो तरीके से जो कुछ भी पढ़ाए जाते हैं वैज्ञानिक तरीके से, वो भी बच्चे से ही आए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं
अभिप्रेरणा एवं अधिगम, अभिप्रेरणा एवं अधिगम, किस तरह से उसको मोटिवेट करें कि वो अधिगम के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, ठीक है, उसी के बारे में अभिप्रेरणा एवं अधिगम में डिस्कस किया गया है। तो आज हम लोगों का सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम के से संबंध इस टॉपिक से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये जो सिलेबस जो आपको दिए हैं, ये सिलेबस आप किसी भी टेट में जाइए, जे टेट, सी टेट, आप ऑल स्टेट टेट में जाइए, सब में ये सीडीपी का सिलेबस सेम है, कुछ अलग नहीं है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये सारे ये 33 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, तो आपका आप ठीक से अगर कर लेते हैं तो 30 में से 30 आएगा आपका, ठीक है। लेकिन बहुत कोई अच्छे तरह से नहीं कर पाते, कम से कम आपको 25 प्लस आपको लाना है, ठीक है। तो आप अच्छे तरह से ये सिलेबस, ये सब मतलब ये सब टॉपिक सब आप क्लियर कर लीजिए। सबका क्वेश्चन निकालेंगे, सबका मतलब जैसे कि हम लोग विकास की अवधारणा में इसका अधिगम से संबंध, इसको जो मेन टॉपिक है, जो मेन इंपॉर्टेंट सब है सब करेंगे। उसके बाद लास्ट में इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक में जाएंगे, सबके अंत में एक मतलब पढ़ाई होने के अंत में आपका सबका क्वेश्चन होगा, किसमें कितना क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, सब इसमें डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाते चले जाएंगे, मेरा सिलेबस कंप्लीट करना ही मेरा काम, ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ आप लोगों को समझाना है, ठीक है, आप लोगों के माइंड में भी घुसाना है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से एक भी ना छूटे, ठीक है। चलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले ऐड हो जाइए 7543885729। इसमें टेट या सी टेट लिखकर आप मैसेज करेंगे, हम यहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो आपको पढ़ाया जाएगा सबका वहाँ पे आपको सबका पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी वहीं से मिलेगा। आप बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक से लगे रहिए। आपके हाथ में सिर्फ 90 डेज समय है, आप ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए, एक जगह स्थिर होकर पढ़िए, आपका सक्सेस 100% होगा। वो स्टडी बॉडीज के चैनल से आपको गारंटी मिलता है कि आपका सक्सेस 100% होगा, ठीक है। ये हम लोग का चैनल जो जे टेट, सी टेट, ऑल स्टेट टेट के लिए तैयारी किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग इससे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।